नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मास्टर कैप्सूल के अंदर पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में। बहुत सारे विद्यार्थियों की काफ़ी समय से डिमांड आ रही है कि सर आप लेंस के बारे में बताइए। तो मैंने कहा लेंस का एक भाग है जो मानव नेत्र है उसके बारे में हम करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सवाल भी रहते हैं और सवालों का जो भाग है वो इस प्रकार रहता है कि पूरी चीज़ें एक साथ क्लियर नहीं हो पाती। आज इस मास्टर कैप्सूल के माध्यम से मानव नेत्र से संबंधित आपके कॉम्पिटिशन में पूछे जाने वाले और जो फिजिक्स से संबंध रखते हैं वो सारे सवाल हल होंगे। बायोलॉजी की कोशिका वगैरह से बात नहीं करके लेंस से संबंधित मानव नेत्र को हम फिजिक्स के अंदर जो सॉल्व करते हैं उसके बारे में आज पूरी बात करेंगे। ये हमारे सामने मानव नेत्र का चित्र बनाया हुआ है। तो मानव नेत्र के बारे में जो चीजें हैं वो ध्यान से देखो। सबसे पहला है मानव नेत्र में ये बाहर उभरा भाग क्या कहलाता है। तो आप कहेंगे मानव नेत्र में बाहर उभरा भाग क्या कहलाता है, कॉर्निया। और नेत्र दान करते समय किसे दान किया जाता है भाई, नेत्र दान में कॉर्निया को दान किया जाता है, क्योंकि कॉर्निया में किसी भी प्रकार की रक्त कोशिका नहीं होती है। कॉर्निया कौन सा होता है, तो आप कहना उभरा हुआ भाग है वो कॉर्निया है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोशिका नहीं होती। और प्रकाश है जो इस कॉर्निया के माध्यम से ही आंख के अंदर प्रवेश करता है, और जैसे ही कॉर्निया के माध्यम से प्रवेश करेगा तो बाद में नेत्रोद आएगा, और नेत्रोद है जो इसको क्या करेगा, अपवर्तित करेगा। अपवर्तनांक इंडेक्स कितना होता है नेत्रोद का, नेत्रोद को हम जलीय द्रव्य भी बोलते हैं या नेत्र द्रव्य भी बोलते हैं। 1.337 कई जगह लिखा जाता है, कई जगह 6 लिखा जाता है। ये इसका नेत्रोद का हमारे पास अपवर्तनांक है, और ये नेत्रोद के अंदर जो प्रकाश की किरणें गई उसके बाद में हमारे पास जाएगी लेंस पर। लेकिन प्रकाश की कितनी मात्रा आगे लेंस पर जानी चाहिए, तो इसके लिए आएगा परितारिका। परितारिका हमारे पास क्या करेगा, तो ये कहेगा भाई प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण, प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करेगा, तो प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करेगा हमारे पास परितारिका। अच्छा, परितारिका होती है जो प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। एक सवाल और पूछा जाता है, इसका मध्य भाग क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे मध्य भाग कहलाता है पुतली। इसका मध्य भाग क्या कहलाता है, पुतली। पुतली यानी पुपिल, इसका मध्य भाग कहलाता है पुपिल। अब जो हमारे पास लेंस होता है, इस लेंस के दोनों तरफ पक्षमापी पेशियां होती है जो लेंस के समझन के लिए दबाव डालती है। तो लेंस पर दबाव और जिससे हमारे पास वक्रता त्रिज्या निर्धारित होती है, ये किसके द्वारा होता है, तो आप कहेंगे पक्षमापी पेशियों के द्वारा। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारे यहाँ पर एक जो लेंस लगा होता है मानव नेत्र में, वो कौन से प्रकार का लेंस होता है, जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। वो कैसा लेंस होता है, क्रिस्टलीय लेंस है जो उत्तल लेंस है। फिर उत्तल लेंस से प्रकाश की किरणें हैं जो ऐसे जाएगी यहाँ से, और फिर रेटिना पर क्या बनाएगी भाई, प्रतिबिंब बनाएगी। प्रतिबिंब कहाँ पर बनाएगी, रेटिना पर। रेटिना को हम कहते हैं दृष्टिपटल, यानी कि इसके ऊपर हमारे पास, इसके ऊपर क्या आता है, काली झिल्ली होती है, और जिसके ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, प्रतिबिंब। सवाल पूछे काली झिल्ली किस पर होती है, तो आप कहेंगे रेटिना ही होती है जो काली झिल्ली होती है, और उस रेटिना के ऊपर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है भाई। और प्रतिबिंब के लिए जो रेटिना का मध्य बिंदु है वो हमारे पास क्या कहलाता है, पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है, रेटिना का मध्य बिंदु। और जो रेटिना का यदि कोई बिंदु मध्य बिंदु है तो इसके ऊपर नो डाउट जो प्रतिबिंब बनेगा वो स्पष्ट बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब स्पष्ट। अब जो रेटिना होती है इसके ऊपर दो कोशिका होती है, एक शंकु कोशिका और एक छड़ कोशिका। तो इसके ऊपर दो कोशिका होती है, क्लियर। और यहां पर बीच में जो द्रव होता है वो हमारे पास कौन सा द्रव होता है, काचाम द्रव। वापस मोटी मोटी बात सुन लो, मानव नेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। मानव नेत्र में हमारे पास सबसे उभरा हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है, कॉर्निया। नेत्रदान में किसे दान किया जाता है, तो आप कहेंगे नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। अच्छा, कॉर्निया जो है उसमें किसी भी प्रकार की रक्त कोशिका होती है क्या, आप कहेंगे किसी भी प्रकार की रक्त कोशिका इसके अंतर्गत
नहीं होती। अब इस कोर्निया के माध्यम से प्रकाश अंदर जाता है। अब प्रकाश कितना जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए इसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा? परितारिका के द्वारा, जो प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करेगा। और इस परितारिका का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? पुपिल यानी कि पुतली कहलाएगा। ठीक है भाई। और उसके बाद आता है प्रकाश जाएगा लेंस पर। लेंस के ऊपर दोनों तरफ पेंसियां होती है, वो पक्षमापी पेंसियां होती है जो वक्रता त्रिज्या निर्धारित करती है और लेंस के ऊपर क्या रखती है? दबाव। और जो लेंस होता है वो मानव नेत्र का लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस जो होता है ये किरणें एक जगह एकत्रित करता है, इसलिए अभिसारी प्रकार का एक अपसारी प्रकार का, तो आप कहेंगे अभिसारी। किस प्रकार का है? तो आप कहेंगे ये अभिसारी प्रकार का हमारे पास लेंस है। क्लियर? यहां तक आपको कोई डाउट नहीं। एक एक पॉइंट में आपको क्लियर करता जाऊंगा। जैसे ये पेड़ है, पेड़ के जो ये हमारे पास टहनियां है, ये ऊपर वाला भाग है वो कहां चला गया भाई? नीचे। देख लो। और जो नीचे वाला भाग है वो कहां चला गया? ऊपर। बताओ प्रतिबिंब कैसा बन गया भाई? तो आप कहेंगे प्रतिबिंब बन गया उल्टा। और केवल ऐसे नहीं, ऐसा ही कैमरे में बनता है। जैसे पिन होल कैमरा, जिसमें इतना सा होल है, तो यहाँ ऊपर वाली किरण जाएगी, वो कहां जाएगी भाई? नीचे की तरफ। नीचे वाली किरण कहां चली जाएगी? ऊपर। तो पिन होल कैमरे में भी प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो आप कहेंगे उल्टा बनेगा। अब आपसे सवाल यही पूछा जाएगा, मानव नेत्र पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आप कहेंगे ये जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक, उल्टा व वस्तु से छोटा। वास्तविक, उल्टा व वस्तु से छोटा होगा। ठीक है भाई। स्पष्ट प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो आप कहेंगे पीत बिंदु पर। पीत बिंदु को आपको कहते हैं येलो स्पॉट। पीत बिंदु को क्या कहते हैं? येलो स्पॉट। पूछे अस्पष्ट प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो आप कहना अस्पष्ट प्रतिबिंब है जो अंध बिंदु पर बनेगा। और वहां पर प्रतिबिंब मतलब ऐसा है कि ब्लैक भाग रह गए, जहां पर इतना अस्पष्ट बनेगा हमें पता नहीं चलेगा कौन सी वस्तु है, इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं है तो दिखाई वस्तु नहीं दी। कहां पर बना? वो अंध बिंदु पर। और पीत बिंदु पर बनेगा वो स्पष्ट होगा, वो हमें दिखाई देगा। ठीक है भाई। अब सवाल है फोटोग्राफी में फिल्म पर यौगिक कौन सा होता है? तो आप कहेंगे फोटोग्राफी फिल्म होती है, इस पर जो यौगिक चढ़ा होता है वो सिल्वर ब्रोमाइट होता है। सिल्वर ब्रोमाइट यौगिक होता है। क्लियर? 2D जो फिल्म है उसमें एक कैमरे की जरूरत होती है, और 3D फिल्म होती है उसमें 2 कैमरा आवश्यक है। 2 कैमरा के बिना गहराई का आभास नहीं होगा। तो गहराई का आभास कराने के लिए 3D फिल्म में कितने कम से कम कैमरे चाहिए? 2 कैमरे। और इसके लिए होलोग्राफी तकनीक काम में ली जाती है। कौन सी तकनीक काम में ली जाएगी? तो आप कहेंगे इसके लिए जो तकनीक काम में ली जाएगी वो होलोग्राफिक तकनीक काम में ली जाएगी। यदि व्यक्ति के मानव नेत्र के एक नेत्र है तो एक नेत्र से कोण कितना दिखाई देता है? 150 डिग्री। और 2 नेत्र है तो 2 नेत्र से कोण कितना दिखाई देगा? 180 डिग्री। हम 2 नेत्र से देख रहे हैं तो कितना कोण दिखाई देगा? यहां से यहां तक 180 डिग्री। और एक नेत्र से कितना दिख रहा है? तो हमें 150 डिग्री। लेकिन एक नेत्र से हमें दुनिया चपटी सी दिखेगी। कहने का मतलब है 2D डायग्राम बनेगा, गहराई का ढंग से आभास नहीं होगा। गहराई से ढंग से आभास होने के लिए 2 नेत्र चाहिए। उसी प्रकार 3D फिल्म के लिए भी कितना कैमरा चाहिए? 2 कैमरे आवश्यक है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। लेकिन यदि कोई जानवर शिकार करता है तो उसके नेत्र इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ज्यादा एरिया कवर करे। 240 डिग्री, 270 डिग्री, यानी नेत्र एक जो ऐसे बीच में मुंह है, एक नेत्र इधर एक नेत्र इधर, दोनों वापस मिल भी जाए और साइड में भी रहे। तो इस प्रकार के मानव नेत्र में तो सपाट सामने होता है, जबकि जानवरों के अंदर साइड में होते हैं। क्लियर? चलो भाई, अगला हमारे पास आता है बेसिक सवाल जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उसके उत्तर आप जल्दी से कीजिए। न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितना सेंटीमीटर होगी? तो आप कहेंगे 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अधिकतम स्पष्ट दूरी कितना सेंटीमीटर होती है? तो आप कहेंगे अनंत होती है। पूछे प्रतिबिंब का आंख पर प्रभाव कितना समय रहता है? 1/16 सेकंड रहता है। पहले कई जगह 1/10 सेकंड भी है,
बट 1/10 सेकंड में आप 1/16 सेकंड कर लेना। सभी विद्यार्थी ध्यान देना, 1/16 सेकंड, पहले कई जगह 1/10 सेकंड आता है, लेकिन 1/16 सेकंड है। दूर के चश्मे में पावर क्या है? दूर का चश्मा लगा रहे हैं तो अवतल है। कौन सा है? अवतल। और अवतल चश्मा होता है वो नेगेटिव नंबरों का होता है। और निकट के चश्मे में पावर के निकट दोष नहीं है, निकट देखना है। निकट देखना इसका मतलब दूर दृष्टि दोष है, निकट तो देखना है। और निकट देखने के लिए मुझे जो चश्मा चाहिए वो मेरे कौन सा चाहिए? तो आप कहेंगे उत्तल चश्मा लगाना पड़ेगा। और ये मेरे पास पॉजिटिव है। एक सवाल परीक्षा में पूछा जाता है धूप के चश्मे में पावर क्या होती है? तो आप कहेंगे 0 डायोप्टर। 0 डायोप्टर। पूछे डायोप्टर क्या है? तो आप कहेंगे लेंस की समता किससे मापी जाती है भाई? तो लेंस की समता डायोप्टर से मापी जाती है। लेंस की समता किससे मापी जाती है? डायोप्टर से। कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास रेटिना पर कोशिका कितनी होती है? 2। एक होती है छड़ कोशिका और दूसरी होती है शंकु कोशिका। छड़ कोशिका है जो प्रकाश सुग्राही है, यानी कि प्रकाश की किरणों से एक्टिव होती है, वो छड़ कोशिका होती है। मुर्गे में छड़ कोशिका कम होती है, इसलिए मुर्गा रात होते ही सो जाता है, क्योंकि छड़ कोशिका में उसको लगे बंदर हो गए, सो गया, और जैसे ही सूर्य की किरणें निकले वो जाग जाएगा। तो ये है छड़ कोशिका यानी रोड सेल। और शंकु कोशिका होती है जो प्रकाश के रंगों का निर्धारण है। प्रकाश के रंगों के प्रति सुग्राही है, रंगों का रंग सुग्राही है। और प्रकाश की ये तीव्रता भाई, प्रकाश की तीव्रता का सुग्राही कौन सा है? छड़ कोशिका। और रंगों के प्रति सुग्राही कौन सा है? तो आप कहेंगे शंकु कोशिका है। ये तो मानव नेत्र की बेसिक भाषा आ गई, लेकिन परीक्षा में ज्यादातर तो सवाल आते हैं दोष के, कि मानव नेत्र के अंदर दोष कौन से होते हैं और उन दोषों के निवारण कौन से हैं। सबसे पहला दोष जो है वो है हमारे पास निकट दृष्टि दोष। अब पूछा जाए कि भाई निकट दृष्टि दोष क्या है? तो आप कहेंगे निकट दृष्टि दोष में निकट तो दृष्टि है और बाकी का दोष है। निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट तो दृष्टि है, बाकी दोष है, यानी दूर की वस्तु का दिखाई नहीं देना। दूर की वस्तु का दिखाई नहीं देना। तो आप कहेंगे क्यों दिखाई नहीं देना? दिखाई नहीं देना तो कारण क्या हो सकता है, निवारण क्या होगा? ये सब कुछ चीजें हमें जाननी पड़ेगी। कारण क्या है? आप देखो इसमें यहां पर प्रकाश की किरण आई और ये प्रतिबिंब यहां पर यहीं बन गया, और जबकि रेटिना यहां पर, तो प्रतिबिंब क्या हो गया? तो आप कहेंगे रेटिना से पहले। इसमें प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो आप कहेंगे रेटिना से पहले। ठीक है। कारण क्या है? तो कहना 2 मोटे मोटे कारण है। एक तो है कि हो सकता है कि जो लेंस है टू स्ट्रोंग। लेंस स्ट्रोंग होने का मतलब क्या है? वक्रता त्रिज्या अधिक होना। तो आप कहेंगे लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक। यदि आप अंतर कर पाए तो आप देखिए ये जो है ना, ये त्रिज्या ज्यादा है और ये त्रिज्या हमारे पास क्या है? कम है। तो ये क्या होगा? लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक। तो अभी हमारे पास कौन सा दोष आएगा? तो आप कहेंगे निकट दृष्टि दोष। दूसरा कौन सा दोष है कि भाई देखो कि प्रतिबिंब रेटिना होना यहां चाहिए था लेकिन आगे है, इसका मतलब आई टू लॉन्ग, आंख के लेंस और रेटिना के बीच की दूरी अधिक है। लेंस व रेटिना के बीच की दूरी अधिक। क्लियर? अच्छा, अब ये हमारे पास दोष हो गए, तो आप कहेंगे भाई दोष का तो निवारण भी होता होगा। तो बताइए इस दोष के निवारण के लिए क्या करोगे? तो आप कहेंगे इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? वापस देखो, निकट दृष्टि दोष, निकट तो दृष्टि है, बाकी दोष यानी दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। प्रतिबिंब क्या होगा? रेटिना से पहले। कारण क्या है? लेंस की वक्रता त्रिज्या हमारे पास अधिक है,
जो पहले प्रतिबिंब बन गया, और या फिर लेंस और रेटिना के बीच की दूरी अधिक है। निवारण क्या है? अवतल लेंस का प्रयोग कर लो और इसका निवारण हो जाएगा। बात ठीक है। अगला पूछे दूरदृष्टि दोष क्या है, तो का ठीक है, दूरदृष्टि दोष का मतलब दूर तो दृष्टि और बाकी दोष है। दूरदृष्टि दोष क्या है? दूर तो दृष्टि और बाकी दोष है, यानी कि निकट की वस्तु का दिखाई नहीं देना, निकट की वस्तु का दिखाई न देना। ठीक है, ओके। अगला हमारे पास निकट की वस्तु क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के बाद है। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे कारण क्या भाई? तो आप कहेंगे सर दो कारण है। एक है कि लेंस की वक्रता त्रिज्या कम, ये जैसे देखो ये बहुत नजदीक में है, लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या है भाई? कम। दूसरा कारण क्या है? दूसरा आप कहोगे ये दूरी ये कम है, ये दूरी क्या हो गई, सॉरी ये दूरी ज्यादा और ये दूरी क्या हो गई? कम। तो आप कहेंगे लेंस व प्रतिबिंब के बीच में दूरी कम, लेंस व रेटिना के बीच दूरी क्या है भाई? कम है। ठीक है, तो ये कारण है, तो इस कारण का कोई निवारण भी होता होगा? बिल्कुल जी निवारण है। इसका निवारण क्या है? उत्तल लेंस। किस लेंस के द्वारा इसको दूर किया जाएगा? तो आप कहेंगे उत्तल लेंस के द्वारा इस दोष को दूर किया जाएगा। बात ये क्लियर हो गई। अब आते हैं हमारे पास जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष है न तो निकट की वस्तु दिखाई देती है न दूर की वस्तु दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। निकट व दूर की वस्तु का दिखाई न देना या स्पष्ट दिखाई न देना। ठीक है, अच्छा इसका भी कोई निवारण होगा क्या? हाँ जी, इसका निवारण के लिए हमें द्विफोक्सी लेंस काम में लेना पड़ेगा। कौन सा लेंस है भाई? द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करो। ठीक है जी। अगला कौन सा है? अबिंदुकता। अबिंदुकता उससे होते हैं जिसके कोण मतलब वक्रता त्रिज्या नहीं कोर्निया की वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। जब कोर्निया की वक्रता त्रिज्या टेढ़ी मेढ़ी है तो हमारे पास अबिंदुकता आएगी, या लेंस की कह दो, लेंस की वक्रता का टेढ़ा मेढ़ा होना। अच्छा, टेढ़ा मेढ़ा होने से क्या होता है? क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा का ढंग से ज्ञान नहीं होता है, यानी कि उसको ये क्षैतिज है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ये ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। इसके निवारण के लिए क्या करना पड़ता है? तो आप कहेंगे इसके निवारण के लिए हमें बेलनाकार लेंस काम में लेना पड़ता है। कौन सा लेंस काम में लेते हैं? बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा दोष है वर्णांतता। वैसे वर्णांतता पर एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है कलर ब्लाइंडनेस पर, वो आप जाके जरूर देख लेना, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस से रेलवे के एग्जाम के लिए तो विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। वर्णांतता का मतलब है वर्ण का अंधा, यानी कि रंगों का पूरा ज्ञान नहीं होना, तो उससे हम कहते हैं वर्णांतता। विशेष रूप से यहाँ पर लाल और हरे का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने देखा ना कोशिका दो, एक छड़ और एक शंकु, उसमें शंकु कोशिका होती है वो रंगों के बारे में बताती है। तो शंकु कोशिका का प्रभावित होना, शंकु कोशिका का प्रभावित होना कौन सा हो गया भाई? तो आप कहेंगे ये वर्णांतता कहलाएगा। वर्णांतता क्या है? तो आप कहेंगे सर वर्णांतता तो आनुवांशिक है, आनुवांशिक है, इसका कोई निवारण नहीं है, कोई निवारण नहीं है। और अब तो एक दो और भी आंखों की दृष्टि में दोष होते हैं। मोतियाबिंद आंखों पर जाले जम जाते हैं, उनको जालो निकालो, मोतियाबिंद दूर हो जाता है। और रतौंधी जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, यानी सूर्य की कम मात्रा में, सूर्य के प्रकाश की कम मात्रा में वस्तु का स्पष्ट दिखाई नहीं देना, तो वो होता है रतौंधी रोग। तो ये इस प्रकार के मानव नेत्र और उनके रोग के बारे में और उसके दोष के निवारण के बारे में हमने देखा है।
और देखो, मानव नेत्र के दोष और निवारण से संबंधित जो परीक्षा में सवाल पूछा जाता है वो इसका आप नोट्स बनाओगे क्रमागत रूप से, तो प्योर रूप से सारे सवाल इसके अंतर्गत कवर हो जाएंगे। जितने भी मैं वीडियो ला रहा हूं ये हमारे एग्जाम ओरिएंटेड ला रहा हूं कि भाई हमें बाकी के ज्ञान का कोई ज्यादा लेना देना है नहीं, हमें एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम क्लियर करना है। 4-5 साल बाद रेलवे की भर्ती आती है, उस भर्ती में अपना पद पक्का होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास तैयारी मजबूत रहनी चाहिए। और तैयारी मजबूत का मतलब क्या होता है कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई होनी जरूरी है, कि जो परीक्षा में पूछा जाता है वो सवाल तो कवर होने चाहिए, बाकी जानकारियां साइड में पड़ी रहती है। इसलिए परीक्षा में पूछे जाने वाली सारी जानकारी हम हर शॉर्ट वीडियो चाहे लॉन्ग वीडियो में देने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि आप बेहतरीन तरीके से इस रेलवे आगामी जो भर्ती है उसको आप क्रैक कर सकें और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।